प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने तीसरे पाठ मेरी गाय ये भाषा से के अंतर्गत के प्रश्न कर रहे थे। हमें पता है ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो कल हमने आपको तीसरे प्रश्न पढ़ो, समझो और लिखो में योजक चिन्ह का प्रयोग बताया था। योजक शब्द जब नहीं हम प्रयोग करते हैं तो योजक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं और ये इसका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे कि दिन और रात, उदाहरण के तौर पर दिन रात, दिन योजक चिन्ह रात, तो इसका अर्थ हुआ दिन और रात। जैसे राहुल दिन और रात मेहनत करता है। दिन रात का क्या अर्थ होगा? दिन और रात। यहाँ पे और मुझे दो तीन दिन बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। तो 2 या 3 दिन, तो या अथवा के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और परिभाषा भी हमने आपको बतवाई थी। 2 शब्दों को जोड़ने या शब्द युग्म बनाने के लिए और, या, अथवा आदि योजक शब्दों के स्थान पर हम ये चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये था, हम योजक चिन्ह के बारे में आपको बताया। अब हम चलेंगे इसका ख पर। तो पहला जो पढ़ो, समझो और लिखो, तीसरा का क योजक चिन्हों का प्रयोग बताया गया था। और ये है तर्क जमा पूर्ण। एक ख भाग हम चलते हैं। आज हम तीसरा का ख कर रहे हैं। प्रश्न है तीसरा, भाग है ख। जरा इन शब्दों को पढ़ो। इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। तो तर्क जमा पूर्ण, क्या बना? तर्क पूर्ण। तर्क पूर्ण, ये पूर्ण पीछे लगा है। उसके बाद आते हैं प्रेम जमा पूर्वक। प्रेम जमा पूर्वक क्या बनता है? प्रेम पूर्वक। तो ये पीछे लग रहा है, आपने देखा है। तो पूर्वक जो है ये पीछे लगा है, पूर्ण ये पीछे लगा है। उपसर्ग हमने पढ़ा था। उपसर्ग आगे लगता है, किसी शब्द के आगे लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। ये है प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। अगर हम कहें कि ये प्रत्यय होता क्या है, तो प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़कर, प्रत्यय होता क्या? प्रत्यय वो शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है जो कि किसी शब्द के पीछे जुड़कर एक नया अर्थ देता है। जैसे प्रेम पूर्वक मतलब प्रेम के साथ, प्रेम सहित। तर्क पूर्ण, जिसमें तर्क पूर्वक बना है, इसका अर्थ है जिसका तर्क सही। तर्क सही, तर्क पूर्ण। तो इसी तरह हमने देखा। अब हमें इसमें क्या करना है? उसमें हमें पूर्ण और पूर्वक लगाकर 4 शब्द लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो पूर्ण का भी और पूर्वक का भी हमें 4 शब्द लिखने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप समझ गए। पूर्ण, प्रत्यय पूर्ण लगा करके 4 शब्द। इसको प्रत्यय क्यों कहा है? पीछे रखते हैं। प्रत्यय के फिर से एक बार परिभाषा बता दूं। ये शब्द के जो प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे लगते हैं, पीछे जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। तो पूर्ण प्रत्यय है, जिसमें दूसरे वाले में प्रेम, ये जो पूर्वक है वो प्रत्यय,
तर्क के बाद में पूर्ण लगा, प्रेम के बाद पूर्वक लगा। तो इसको मिटा देते हैं, ये तो उदाहरण था। अब हमें चार शब्द भी लिखने हैं। तो पहला मैं कहूँगा पूर्ण वाले, जो पूर्ण उपसर्ग में प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे लगते हैं, लगाकर हमें चार शब्द बनाने हैं। 1 2 3 4। ठीक उसी तरह हमें पूर्वक के भी चार शब्द लगा के बनाने हैं। पूर्वक 1 2 3 4। तो हमें चार शब्द बनाने हैं जिसमें जो पूर्ण हो, बाद में हो, कैसे, प्रत्यय की तरह पीछे लगे, पीछे जुड़े। तो शुरू करते हैं और उनका हमें वाक्यों में भी प्रयोग करना है और सीखना है। तो शुरू करते हैं पूर्ण से। संपूर्ण, संपूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरह। संपूर्ण। दूसरा शब्द हम लोग का रक्तपूर्ण। उसके बाद है काव्यपूर्ण। काव्यपूर्ण और अर्थपूर्ण। उद्देश्यपूर्ण। तो हम अर्थपूर्ण भी सही है, उद्देश्यपूर्ण जरा कोई भी शब्द लगा सकते हैं। हमारे पास चार से अधिक शब्द हैं। उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण भी हो सकता है, वो गलत नहीं है। उद्देश्यपूर्ण। तो ये जो चार शब्द बनाए हमने, पूर्ण प्रत्यय लगा के ही पढ़ते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं या जुड़ते हैं। तो ये था हमारा पूर्ण से बनने वाले चार शब्द प्रत्यय के रूप में हमने किया। अब पूर्वक क्या है? पूर्वक के तौर पे चलते हैं आदर पूर्वक। इसको भी लिखते हैं साथ साथ। आदर पूर्वक। फिर है ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक। फिर है नियम पूर्वक। नियम पूर्वक। फिर है उत्साह पूर्वक। उत्साह पूर्वक। तो शब्दों को एक बार देख लीजिए। हमने पूर्ण और पूर्वक लगा करके क्या किए हैं? शब्द बनाए हैं पूर्ण और पूर्वक लगाकर। तो अब आगे, अब इनका हमें ये भी लिखा है पाठ प्रश्न में कि हमें इनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है। तो वाक्य साधारण होना चाहिए। वाक्य लिखने से पहले एक ज़रूरी चीज़ है, उसका अर्थ पता होना। हम उस शब्द का वाक्य नहीं बना सकते जिसका हमें अर्थ ही नहीं पता। तो अर्थ जानना ज़रूरी है वाक्य बनाने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण, पूरी तरह। मैंने संपूर्ण रामायण पढ़ी है। मैंने संपूर्ण कुरान पढ़ी है। मैंने संपूर्ण गीता पढ़ी है, पूरी तरह। उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्य मतलब किस उद्देश्य से? उद्देश्य पूर्ण से आपको वाक्य बनाना है।
यह कार्य मेरा उद्देश्यपूर्ण था। मेरा यह कार्य उद्देश्यपूर्ण था, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए था। इस तरह काव्यपूर्ण, रवि का लेख काव्यपूर्ण है, जिसमें कविता भी है। रवि ने लेख लिखा है, उसमें कविता का भी भरपूर प्रयोग किया गया है, या कविता भी उसमें शामिल की गई है। तो ऐसा काव्यपूर्ण, रवि का लेख काव्यपूर्ण है। अर्थपूर्ण, हमें अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई उद्देश्य हो, जिसका कोई कारण हो। राहुल के सभी कार्य अर्थपूर्ण हैं। राहुल के सभी कार्य अर्थपूर्ण हैं। अगला है हमारा आदरपूर्वक। पूर्वक मतलब के साथ, आदरपूर्वक। हमें अपने मेहमान को आदरपूर्वक घर में ले जाना चाहिए। हमें अपने मेहमान का आदरपूर्वक ख्याल रखना चाहिए। ध्यानपूर्वक, हमें वर्षा ऋतु में ध्यानपूर्वक गीले फर्श पर चलना चाहिए। इस तरह से ध्यानपूर्वक बच्चों को अपना कार्य ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ध्यान से, ध्यानपूर्वक हम ध्यान से, सावधानी से। नियमपूर्वक, मैंने सभी कार्य नियमपूर्वक किए हैं, उसमें कोई गलती नहीं, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। उत्साहपूर्वक, बच्चे अपना सारा काम उत्साहपूर्वक करते हैं। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक जीत हासिल की। सीमा चित्र उत्साहपूर्वक बना रही है, उत्साह के साथ। हमने जो वाक्य आपको बताए हैं, आपको इसे अपने शब्दों में लिखना। तो मैंने हर के आपको वाक्य तो बता दिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वही शब्द सारे बच्चे उसी का वही वाक्य बनाएं। आपको अर्थ समझा दिया गया है, वाक्य मुंह से सुना भी दिया गया है। मैं चाहूँगा कि जो मैंने आपको वाक्य बनाया है या बताया है, आप उससे अलग अपने शब्दों में इसे लिखेंगे, और ये बहुत आसान भी है। तो एक बार फिर हम लोग इस वाक्यों को फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से मैं आपको बता लेता हूँ। लेकिन आपको लिखते समय जो उदाहरण के तौर पर बताए गए वाक्य हैं, उनसे अलग लिखना। तो ये ध्यान से रखिएगा, जो उदाहरण पूर्वक हम बताएंगे, उदाहरण के तौर पे बताएंगे, उसी का वाक्य मत बनाइएगा, अपने शब्दों में बनाइएगा जो सही होगा। तो पहला एक बार फिर से चलते हैं। हमारे ये पूर्ण से 4 बने शब्द हैं। संपूर्ण, इसका अर्थ होता है, क्योंकि वाक्य बनाने से पहले हमें अर्थ जरूर पता होना। संपूर्ण मतलब पूरी तरह। उद्देश्यपूर्ण, इसका कोई उद्देश्य हो, कुछ लक्ष्य हो, उद्देश्यपूर्ण। काव्यपूर्ण, काव्यपूर्ण का अर्थ होता है जिसमें कविता का भरपूर प्रयोग किया गया है। अर्थपूर्ण, किसी भी कार्य का करने का अर्थपूर्ण होता है, या कविता अर्थपूर्ण है। जैसे हम बोल रहे हैं कविता, यह कविता अर्थपूर्ण है, इसका अर्थ निकलता है, इसमें सीख है, इसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। इस कविता का, कवि ने कविता इस प्रकार लिखी है, इसका अर्थ निकलता है। केवल मनोरंजन के लिए कविता नहीं, इसका अर्थ निकलता है, हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसी कविताओं को अर्थपूर्ण कहा जाता है। तो अर्थ जरूर है। अगर हम किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हमें उसका अर्थ पूरी तरह से समझ आना चाहिए। अगर हम उसका अर्थ नहीं समझते हैं, तो हम वो वाक्य नहीं सही लग सकते। तो दूसरा चलते हैं पूर्वक। इसके भी 4 शब्द मैंने आपको लिखवाए। इसमें पहला है आदरपूर्वक। आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक।
सीमा मेहमान को आदरपूर्वक घर के अंदर ले गई। तो ये ऐसे करके आदरपूर्वक, आदर के साथ, ध्यानपूर्वक, बहुत सावधानी से, ध्यानपूर्वक, पूरी तरह से ध्यान से, नियमपूर्वक, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, उत्साहपूर्वक, जोश के साथ, उत्साह के साथ या जोश के साथ हम कह सकते। तो अर्थ हमें पता चल गया है। अब मैं एक बार फिर से इसका वाक्यों में एक एक बार प्रयोग कर देता हूँ, लेकिन आप अपने शब्दों से ये वाक्य बनाएंगे। मैं जो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ उसे नहीं लिखिएगा। तो शुरुआत करते हैं संपूर्ण से। मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक संपूर्ण रूप से पढ़ ली है। मैंने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संपूर्ण रूप से पढ़ ली है, या मैंने संपूर्ण रामायण पढ़ी है। इस तरह से भी बोला जा सकता है। तो आप केवल अर्थ समझिए, वाक्य को नोट मत करिए, वाक्य आप अपने शब्दों में लीजिएगा। राहुल का यह कार्य उद्देश्यपूर्ण था, उद्देश्य से भरा हुआ, काव्यपूर्ण। सुनीता की कविता काव्यपूर्ण है, या सुनीता का लेख काव्यपूर्ण है, मतलब इसमें लेख में कविता का भी प्रयोग किया गया है। अर्थपूर्ण, राहुल के सभी कार्य अर्थपूर्ण ही होते हैं। आदरपूर्वक, मैं मेहमानों को आदरपूर्वक घर में ले गया। बच्चों को अपना कार्य ध्यानपूर्वक करना चाहिए, या गणित का प्रश्न ध्यानपूर्वक करो। नियमपूर्वक, हमें यातायात के नियमों का, या हम सभी यातायात नियमों का नियमपूर्वक पालन करते हैं। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, हमें सड़क पर नियमपूर्वक चलना चाहिए। हमें सड़क पर नियमपूर्वक चलना चाहिए। उत्साहपूर्वक, बच्चों ने अपना खेल उत्साहपूर्वक खेला। बच्चों ने अपना कार्य उत्साहपूर्वक किया। तो यही है कि आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो अपने शब्दों में करना है। जो मैंने उदाहरण दिया है उससे अलग लिखिएगा, ठीक उसी तरह मत लिखिएगा, नहीं तो एक रूपता आ जाती है। पूरी क्लास बच्चे एक ही जैसा लिख लेते हैं और फिर टेस्ट में भी उसको एक ही जैसा ही याद करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको जान के नहीं लिखा, आपको बता दिया है, आप अपने शब्दों में ही इसे करिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चौथा, अमूल्य और स्वभाव। शब्द मूल्य और भाव शब्द में क्रमशः अ और स्व उपसर्ग लगाकर बना। अ और स्व उपसर्ग लगाकर चार शब्द लिखो। तो अभी हम प्रत्यय की बात कर रहे थे, याद होगा आपको, ये प्रत्यय थे। ये शब्द के पीछे लग रहे हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। पूर्वक यहाँ है, पूर्वक पीछे लगा है, पूर्वक ध्यान के पीछे लगा है, नियम के पीछे लगा है, उत्साह के पीछे लगा है। तो ये क्या होते हैं? ये प्रत्यय। अब हम उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या आगे जोड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। तो हमें जरा पहले प्रश्न लिख लेते हैं। हमें अ और स्व जो है उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रश्न जो है चौथा, भाषा से के अंतर्गत है। तो आज हमने दो चीजें और सीखी, प्रत्यय और उपसर्ग। अब इनकी परिभाषा हो जाए, ये उपसर्ग क्या होता है, ये प्रत्यय क्या होता है, ये हमने व्याकरण में भी नहीं पढ़ा है, ये नई चीज है हमारे लिए। उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये दो चीजों को हम पहले लिख लेते हैं। अभी हमने किया था प्रत्यय, अभी ये लिख रहे हैं प्रश्न
4 उपसर्ग। ये उपसर्ग क्या होता है? जैसे अभी हमने प्रत्यय किया था, प्रत्यय उपसर्ग या उपसर्ग प्रत्यय, ये होते क्या? ये होते हैं शब्दांश। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश। अब ये शब्दांश क्या होता है? शब्द का अंश। ये शब्द नहीं होते हैं, शब्द का अंश। जैसे उपसर्ग में हमें अ उपसर्ग लगा के बोलना है, तो अ को तो हम शब्द नहीं बोलेंगे, अ तो वर्ण है, या हम कहेंगे शब्द का अंश है, किसी शब्द का हिस्सा होता है। जैसे स्व, आधा स पूरा व, ये क्या हुआ? जैसे अभी हम ये हमारा जो चौथा प्रश्न है, हमें अ लगाकर और स्व लगाकर के शब्द बनाने हैं, और एक उपसर्ग आगे ही जुड़ता है। हमें ये पता है कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो ये तो शब्द नहीं है, ये तो मुझे क्या लग रहा है? तो वर्ण हो गया, स्वर है। ये कौन सा है? स्वर्ण, वर्ण है, स्वर। और ये भी स्व भी कोई शब्द नहीं है, ये शब्द का अंश है। क्या है? शब्द का अंश। शब्द के अंश को हम शब्दांश भी कहते हैं। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर या आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, जिसका अर्थ मूल शब्द से अलग होता है। तो हमने उपसर्ग के बारे में जाना कि उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्द का अंश या शब्द का टुकड़ा, जो किसी दूसरे शब्द के आगे जुड़ता है या आगे लगता है और एक नया शब्द बनाता है। उसे हम शब्दांश कहते हैं, क्योंकि शब्द होगा नहीं, शब्द का टुकड़ा है तो शब्दांश होगा। तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे, अब इस शब्द के आगे जुड़ता है, मतलब उस शब्द का अर्थ होगा। शब्द की परिभाषा क्या कहती है? शब्द की परिभाषा कहती है कि अक्षरों या वर्णों का वह मेल जो हमें कोई अर्थ देता है। तो इसका तो शब्दांश का तो कोई अर्थ नहीं हुआ, लेकिन शब्द का तो अर्थ होता है। तो ये शब्दांश उस शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, आगे लग जाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। तो उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहेंगे, आगे जुड़ने वाले। तो अगर वो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़े तो वह प्रत्यय कहलाता है, जो अभी हमने किया था, पूर्ण वाला और पूर्वक वाला। तो बच्चों को सब समझ आ गया परिभाषा के अनुसार कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं, और ये होते हैं शब्दांश। शब्द नहीं होते, शब्द के टुकड़े होते हैं या शब्द के अंश होते हैं। तो अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न में, लिख देते हैं चौथे प्रश्न को। हमारा चौथा प्रश्न कहता है, अमूल्य और स्वभाव। ये शब्दों को ज़्यादा ध्यान से लिखना। अमूल्य और स्वभाव। अमूल्य और स्वभाव, ये दो शब्द हैं। स्वभाव शब्द किससे बने हैं? मूल्य और भाव शब्द, मूल्य और भाव। ध्यान दीजिएगा, मूल्य और भाव शब्दों में क्रमशः, इसको कैसे उच्चारण करते हैं? क्रमशः अ और स्व, अ और स्व, आधा सा है, स्व उपसर्ग
उपसर्ग लगाकर बने हैं, लगाकर बने हैं अ और स्व, अ और स्व उपसर्ग, अ और स्व उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द लिखो, चार चार शब्द लिखो। पूर्ण हो गया, चार चार शब्द लिखो। तो अब हमें समझ आ गया कि हमें उपसर्ग लगाना है अ। कौन सा लगाना है? अ और स्व, और इनके चार चार शब्द बनाना है। अब उपसर्ग की परिभाषा भी हमें क्लियर है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं अ वाले लिखूंगा, कितने लिखने हैं? चार। उसके बाद स्व वाले लिखूंगा मैं, ये कितने लिखने हैं? ये भी हमें चार लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। अशांत, शांत से पहले अ लगा है, अशांत विलोम शब्द बन जाता है। शांत का विलोम होता है अशांत, जो शांत ना हो। दूसरा है अप्रिय, प्रिय और अप्रिय, जो प्रिय ना हो, अप्रिय घटना। तीसरा है असुविधा, असुविधा, असुविधा। चौथा है अज्ञान, अज्ञान। फिर आया बारी, अशांत, अप्रिय, असुविधा, अज्ञान। अब हमें स्व से बनने वाले शब्द लिखने हैं चार। तो अ लगाने से एक तरह से देखा जाए विलोम शब्द बन रहा है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, शांत से आगे हमने उपसर्ग जब अ लगाया तो ये विलोम बन जाता है, ये आपने गौर किया होगा। तो अप्रिय भी विलोम हो जाता है प्रिय का, असुविधा भी सुविधा का विलोम हो जाता है, अज्ञान भी ज्ञान का विलोम होता है। तो ये साथ में हमने सीखा। अब स्व पे चलते हैं। स्व का स्वराज, स्वराज, अपना राज। सभी क्रांतिकारी क्यों देश को आज़ाद करना चाहते थे? वो स्वराज चाहते थे, अपना राज, खुद का राज, दूसरों का, अंग्रेजों का राज नहीं। स्वराज, स्वाभिमान, 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 अपना अभिमान, स्वयं का अभिमान। स्वतंत्र, स्वतंत्र, अपने, अपना तंत्र, किसी दूसरे का तंत्र नहीं। स्वतंत्र का इसीलिए आज़ादी मतलब होता है, इसके जो नियम कायदे हमारे खुद अपने हैं। स्वतंत्र, हमारे खुद का तंत्र है, हम किसी दूसरों पे आश्रित ना हो। स्वदेश, अपना देश, स्वदेश, स्वदेश का अर्थ अपना, स्वयं का देश। भारत हमारा स्वदेश है, भारत हमारा स्वदेश, अपना देश। एक बार फिर से देखिए, स्वराज, स्वाभिमान, स्वतंत्र, स्वदेश। तो ये हमने उपसर्ग लिखे, इसे आप नोट कर लीजिए। और कल हम इसके अन्य प्रश्न करेंगे, जैसे कि जो शब्द समानार्थक नहीं है उसको ढूंढने का काम होगा। ये हमारा 5वां प्रश्न रहेगा। फिर एक 6ठा प्रश्न रहेगा, खाली स्थान भरो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आज हमने प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में विस्तार से सीखा। तो आज आप इसका अभ्यास करिएगा।
कल हम इसके शेष प्रश्नों को करेंगे।